Hi, this is Dr. Avinash here, and now in this third and final video of cardiovascular system, I'm actually explaining to you anti-anginal drugs. Now, why am I explaining to you anti-anginal drugs? Is because if you do this chapter properly, the chapter on hypertension automatically becomes easy. Okay, so let's have a look at anti-anginal drugs, and if you do this much, you are safe. Go through your question bank, find out if there's any question that you are not able to understand. I am there to help you. Okay, तो ये वीडियो पूरा देखना है और कोई भी डाउट होगा तो मुझे तुरंत बताना है, ठीक है। तो चलो पहले सबसे पहले देखते हैं अंजाइना मतलब क्या। अंजाइना मतलब चेस्ट पेन। चेस्ट पेन क्यों होता है? चेस्ट पेन होता है क्योंकि जितना हार्ट को ब्लड चाहिए वर्सेस कितना हार्ट को ब्लड जा रहा है उसमें इम्बैलेंस है। मतलब हार्ट को शायद ठीक तरीके से बीट करने को चाहिए 100 ml ऑफ ब्लड और जा रहा है 70 ml, तो हार्ट को तो कम खून मिल रहा है ना, तो अंजाइना होगा। ऐसा क्यों होता है भैया? ऐसा तब होता है जब बंदे को अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से अपना जो कोरोनरी आर्टरीज है उसका डायमीटर वैसे भी छोटा होने लग जाता है, उसके वजह से ब्लड फ्लो कम होता है। अभी इंसान का बॉडी जो है वो इतना ब्यूटीफुल मशीन है कि वो खुद ब खुद एडजस्ट कर लेती है। तो जब भी ना ये अथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ब्लॉक्स बनने लगता है, द हार्ट ट्राइज टू एडजस्ट। धीरे धीरे बंदा कम काम करने लगेगा, एक्सरसाइज बंद कर देगा, जिससे हार्ट पे स्ट्रेन पड़े ही ना। पर ऐसा होता है ना कभी कभी कि बंदा काम नहीं कर रहा है, वो क्रॉनिक स्टेबल स्टेट में है, एंड देन वन फाइन डे ही गोज़ टू द डॉक्टर, डॉक्टर टेल्स हिम एक्सरसाइज करो, या कुछ व्हाट्सएप फॉरवर्ड आ जाते हैं कि लाइक एक्सरसाइज करने से आपका लाइफ बढ़ जाता है वगैरह वगैरह। और फिर ये ना ऑन अ कोल्ड विंडी डे दिस पर्सन हैज़ अ नाइस हैवी मील एंड देन ही डिसाइड्स टू वॉक, गो फॉर अ वॉक अप हिल, क्योंकि पहले ही दिन सारी एक्सरसाइज करनी होती है ना। तो क्या क्या बोला मैंने? कोल्ड विंडी डे। कोल्ड डे मतलब ऐसा दिन जहाँ पे बिकॉज ऑफ द विंड, द ठंडापन, बॉडी में जो स्किन के ब्लड वेसल्स है वो वैसे भी कंस्ट्रिक्शन कर चुके हैं, एंड कंस्ट्रिक्शन कर दिया है। इस वजह से पेशेंट का ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा है, हार्ट पे पहले ही स्ट्रेस आ रहा है, फिर मैंने बोला उसने दबा के खाना खाया है। So why is this important? Because when you eat too much of food, the blood is actually diverted to your GIT, और फिर ये बंदा एक्सरसाइज करने जाता है, मतलब ब्लड GIT से निकाल के कहाँ पे भेजना है? मसल्स में। तो हार्ट पे स्ट्रेन आएगा ना इस चीज़ का, एंड ही इज़ वॉकिंग अप हिल, ऐसा बोला मैंने। स्लोप पे चढ़ाई कर रहा है बंदा, तो उससे और ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, और इसके वजह से अब उसके हार्ट में इम्बैलेंस मैनिफेस्ट हो गया। अब तक चलो हार्ट काम नहीं कर रहा था तो इम्बैलेंस इतना लग नहीं रहा था, पर अभी हार्ट ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया और पेशेंट को होने वाला है अंजाइना। इसे हम कहेंगे प्लाक के वजह से होने वाला अंजाइना। पर कभी कभी एवे ही बैठे बैठे अंजाइना हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके ब्लड वेसल में, तो समझो ये कोरोनरी आर्टरी है, उसके एक कोई तो पार्ट में ना स्पाजम आ जाता है। क्यों स्पाजम आता है हमें नहीं मालूम, पर ये मसल्स यहाँ पे हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से इनका हार्ट को जाने वाला खून का अमाउंट कम हो जाता है। इसी बेस्ट पार्ट क्या मालूम है? ये बंदा मरेगा नहीं। क्यों नहीं मरेगा मालूम है? क्योंकि जैसे ही चेस्ट पेन हो जाएगा वो आराम करने लगे, वो बैठ जाएगा। जब उसका हार्ट रेट कम हो जाएगा, उसका बीपी कम हो जाएगा, तो पेन भी कम ही होने वाला है। तकलीफ़ क्या है मालूम है? कभी कभी बीपी इतना बढ़ जाता है कि एक क्रॉनिक स्टेबल अंजाइना के टाइम पे जो मैंने बताया था ना, इधर अथेरोस्क्लेरोसिस है, और याद करो हमने फार्माक में पैथो में क्या पढ़ा? अथेरोस्क्लेरोसिस में अथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक के ऊपर एंडोथीलियम बन जाता है। कभी कभी वो एंडोथीलियम रप्चर होता है, एंड रप्चर होने के वजह से क्लॉट बनने लगता है, और क्लॉट जब बनेगा तो ब्लड वेसल और ज़्यादा नैरो होते जाएगी ना, लूमेन और बंद होते जाएगा,
तो पेन भी बढ़ने लगेगा। जब पेन बढ़ते जाता है, स्टेबल मतलब जितना पेन है उतना ही रहेगा, अनस्टेबल में पेन बढ़ते जाने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे ब्लड वेसल बंद होते जा रही है। और अगर तुमने कुछ किया नहीं तो फाइनली पूरी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी और फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होगा। क्लियर क्लियर। तो ये अनस्टेबल अंजाइना का कंसेप्ट काफ़ी सिंपल है। देर इज़ अ प्लाक विथ अ फाइब्रस कैप, द कैप हैज़ रप्चर्ड, फिर वहाँ पे ब्लड क्लॉट बनने लग गया और आर्टरी धीरे 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 ब्लॉक हो गई है। ये फ़र्क है स्टेबल अंजाइना में और अनस्टेबल अंजाइना में। तो आपको करना क्या है, हार्ट को एक्स्ट्रा खून पहुँचाना है। स्टेबल अंजाइना में हार्ट को एक्स्ट्रा खून अगर पहुँचेगा तो पेन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और खून एक्स्ट्रा कैसे पहुँचाएंगे, ब्लड वेसल्स को डायलेट करके। इसीलिए हमें देखना होगा कि ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि कंस्ट्रिक्शन का उल्टा इज डायलेटेशन। अगर कंस्ट्रिक्शन समझ में आ गया तो डायलेट करना कुछ मुश्किल बात नहीं है। तो हम स्मूथ मसल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये वैस्कुलर सेल है, ब्लड वेसल्स का सेल है। ब्लड वेसल में एक कंपाउंड होता है, एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है मायोसिन लाइट चेन काइनेज। ये मायोसिन लाइट चेन काइनेज एटीपी के साथ रिएक्ट करके फॉस्फेट लेता है, और ये फॉस्फेट जो है वो बना देता है मायोसिन लाइट चेन काइनेज को मायोसिन लाइट चेन काइनेज फॉस्फोराइलेटेड। अब जब सही मैसेजेस आएंगे तब मायोसिन लाइट चेन काइनेज मायोसिन को ये फॉस्फेट दे देगा। मायोसिन हो जाएगा फॉस्फोराइलेटेड, और ये फॉस्फोराइलेटेड मायोसिन फिर एक्टिन के साथ काम करके कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। अब क्वेश्चन ये होना चाहिए आपके मन में कि कौन सा सिग्नल आया जिसके वजह से MLCK-P ने अपना फॉस्फेट मायोसिन को दिया। तो भैया वो सिग्नल जो है वो है कैल्शियम। जब भी किसी भी रीज़न की वजह से, अब वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से हो या किसी और रीज़न की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ाने की बारी आती है, तो कैल्शियम चैनल्स अपने ब्लड वेसल के ऊपर होते हैं, वो खुल जाते हैं। जैसे ही कैल्शियम सेल के अंदर आता है, हमने हार्ट वाले चैप्टर में पढ़ाई है ना कि कैल्शियम स्पार्क होता है कि नहीं। तो ये बाहर से आने वाला कैल्शियम प्लस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलने वाला कैल्शियम क्रिएट करता है कैल्शियम स्पार्क। ये कैल्शियम स्पार्क डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। हार्ट में कैसे कैल्शियम स्पार्क डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, बराबर। यहाँ पे कैल्शियम एक अलग प्रोटीन जिसका नाम है कैम, कैम का फुल फॉर्म है कैल्शियम मॉड्यूलेटिंग प्रोटीन, कालमोड्यूलिन। ये कालमोड्यूलिन के साथ बाइंड करता है और दोनों मिलके ये MLCK-P का फॉस्फेट मायोसिन पे पास ऑन करने में मदद करता है। तो मेरे बोलने का तात्पर्य ये है कि अगर मैंने कैल्शियम को सेल के अंदर आने दिया तो कैल्शियम स्पार्क होगा, वो कालमोड्यूलिन के साथ इंटरैक्ट करेगा। ये कालमोड्यूलिन जाके मायोसिन लाइट चेन काइनेज जो फॉस्फोराइलेटेड P वाला है, फॉस्फेट वाला है, उसका फॉस्फेट मायोसिन को देगा। मायोसिन हो जाएगा फॉस्फोराइलेटेड, मायोसिन प्लस फॉस्फेट रिएक्ट्स विद एक्टिन एंड कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन। सो कैल्शियम के वजह से कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो रिलैक्सेशन कैसे होने वाला है, जब रिलैक्सेशन की बारी आती है तो GTP ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट के ऊपर एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है ग्वानिल साइक्लेस, और साइक्लिक GMP बनता है। साइक्लिक GMP बाहर से आने वाले इस कैल्शियम को बंद कर देता है एंड मायोसिन से फॉस्फेट निकाल देता है। अब मायोसिन से फॉस्फेट निकल जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएगा, एंड बाहर से कैल्शियम नहीं आएगा तो कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएगा, मतलब रिलैक्सेशन होने वाला है। एंड फाइनली ये साइक्लिक GMP अगर ज़्यादा समय सेल के अंदर रहा तो वो क्या कर देगा मालूम है, सिर्फ रिलैक्सेशन करवाएगा, तो नेक्स्ट वाला कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगा। तो फॉस्फोडाइएस्टरेज नाम का एंजाइम साइक्लिक GMP को तोड़ के साइक्लिक AMP से
सिर्फ जीएमपी, साइक्लिक जीएमपी से सिर्फ जीएमपी में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर क्लियर, ये एम है, साइक्लिक जीएमपी से जीएमपी बन जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे कॉन्ट्रैक्शन रोकना है, मतलब मुझे रिलैक्सेशन करवाना है, तो मैं साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़ाना है। इसके लिए मैं ऐसे कुछ ड्रग्स दे सकता हूँ जो जीटीपी से जीएमपी का फॉर्मेशन, मतलब ग्वानिल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करे या फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर दे। मैं कैल्शियम के चैनल को भी ब्लॉक कर सकता हूँ, जिससे कैल्शियम सेल के अंदर ना आए तो कॉन्ट्रैक्शंस ना हो। आई होप थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर। क्लियर। सो हमारा प्राइमरी फर्स्ट ड्रग इस चैप्टर का जो हमें पढ़ना है ठीक से, वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये कैल्शियम चैनल जो है ना, वो 3 मेन टाइप्स के हैं। पहला वोल्टेज सेंसिटिव चैनल जो हमारे सेल्स के ऊपर अभी है कि नहीं। दूसरा रिसेप्टर एक्टिवेटेड और तीसरा लीक चैनल। ये कैल्शियम चैनल्स के तीनों टाइप में सेम फीचर्स होते हैं। ये 5 अलग अलग सब यूनिट से बने हैं। पहला सब यूनिट अल्फा 1 और दूसरे बाकी सब यूनिट्स अल्फा 2, बीटा, गामा और डेल्टा। ये ऐसा एक चैनल बनता है, ये अल्फा 1 सब यूनिट आयन चैनल है, बाकी सब यूनिट सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं। ओके। हमारे लिए इस चैप्टर के लिए वोल्टेज सेंसिटिव चैनल सबसे इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल 3 सब टाइप के होते हैं। पहला सब टाइप है एल टाइप, दूसरा सब टाइप है एन टाइप, तीसरा सब टाइप है टी टाइप। एल टाइप हार्ट के ऊपर होता है, हमारे लिए ये चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है। एन टाइप न्यूरॉन्स में होता है, ये हमने ज़्यादा पढ़ा नहीं है कहीं पे। एंड टी टाइप ट्रांजिएंट करंट वाले थैलेमस वाले होते हैं। अगर आपको याद है तो हमने एंटी एपिलेप्टिक चैप्टर में टी करंट को ब्लॉक करने वाले ड्रग्स देखे हैं, पर हमारे लिए अभी के लिए ये वाला इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कार्डियक के ऊपर भी है एंड ये ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल्स के ऊपर भी है। इतना भी अगर आपको समझ में आ गया कि इस चैप्टर में जो हम कैल्शियम चैनल की बात कर रहे हैं वो एल टाइप का कैल्शियम चैनल है, तो मैटर वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। जैसा मैंने आपको लोकल एनेस्थेटिक के टाइम पे बढ़ाया था, हमारा कैल्शियम चैनल, वहाँ पे सोडियम चैनल था, यहाँ पे कैल्शियम चैनल है। हमारा कैल्शियम चैनल 2 गेट से बना हुआ है। गेट नंबर 1 जो अभी आपको खुलते हुए नज़र आएगा, कौन सा गेट खुला? ये वाला गेट है। इस गेट का नाम है, देखो यहाँ पे ये गेट नहीं है ना, ये वाले गेट का नाम है एक्टिवेशन गेट। तो जब कैल्शियम चैनल को करंट लगेगा, वोल्टेज गेटेड है ना, तो जब ये करंट लगेगा तो एक्टिवेशन गेट खुल जाएगा। एक्टिवेशन गेट के खुलने से कैल्शियम सेल के अंदर आसानी से आ पाएगा और फिर स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। फिर धीरे धीरे इनएक्टिवेशन गेट बंद हो जाएगा। फिर दूसरा गेट मैंने बोला, पहला गेट एक्टिवेशन गेट था, दूसरा गेट ये वाला इनएक्टिवेशन गेट। और ये इनएक्टिवेशन गेट जैसे ही बंद हो गया, कैल्शियम का अंदर आना रुक गया, है कि नहीं? पर स्टार्टिंग में ऐसा थोड़ी था, स्टार्टिंग में ऐसा था, है कि नहीं? तो ये तो गलत पोजीशन हो गई। तो हमारा सेल के ऊपर का ये जो कैल्शियम चैनल है वो धीरे धीरे खुद का एक्टिवेशन गेट कर देता है बंद और इनएक्टिवेशन गेट कर देता है ओपन। इस स्टेट का नाम है रेस्टिंग स्टेट। मतलब जब मैं बोलूँ रेस्टिंग स्टेट ऑफ कैल्शियम चैनल, आपको समझना है कि इसका इनएक्टिवेशन गेट खुला है और एक्टिवेशन गेट बंद है।
जब मैं एक्टिवेटेड स्टेट कहूँ तो आपको समझना है कि एक्टिवेशन गेट भी खुला है और इनएक्टिवेशन गेट भी खुला है। और जब मैं इनएक्टिवेटेड स्टेट कहूँ तो इसका मतलब हो जाएगा एक्टिवेशन गेट अभी भी खुला है पर इनएक्टिवेशन गेट बंद हो चुका है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। इफ नॉट, रिवाइंड दिस वीडियो एंड सी इट वन मोर टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बनाए कुछ ऐसे ड्रग्स जो अंजाइना पेक्टोरिस में काम आते हैं। ड्रग्स के नाम है नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो बाय हार्ट करने आपको, पोटेशियम चैनल ओपनर्स एंड अदर्स। ओके, आपको इस चैप्टर में नाइट्रेट्स, सीसीबीज एंड निकोरांडल इतना ही पढ़ना है। इतना भी अगर आपने पढ़ लिया ना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। पहले जीटीएन, ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट, नाइट्रेट्स पढ़ते हैं। ये आपके हार्ट में प्रीलोड घटाते हैं। प्रीलोड मतलब जीटीएन क्या करता है मालूम है? ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, वेन्स को डायलेट करता है। अगर वेन्स डायलेट हो जाएंगे तो सारा खून वेन्स में ही पड़ा रहेगा। अगर सारा खून वेन्स में ही पड़ा रहा तो हार्ट में क्या आएगा? हार्ट में कम खून आएगा ना। फिर अगर कम खून आएगा तो हार्ट को कम खून पुश करना पड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं प्रीलोड रिडक्शन। हार्ट में कम खून आया, इसके लिए टेंशन कम हो गया। आर्टरीज को भी डायलेट करेगा जीटीएन। आर्टरीज डायलेट हो जाएंगे तो हार्ट को आसानी होगी धक्का मारने को ब्लड को। क्लियर? तो थोड़ा बीपी कम होगा, इसी को हम कहते हैं आफ्टर लोड रिडक्शन। एंड इसके वजह से जो पार्ट ऑफ द हार्ट रिक्वायर्स ब्लड, वहाँ पे ब्लड आसानी से जाएगा क्योंकि सारे ब्लड वेसल्स खुल जाएंगे। ये अंजाइना से रिलीफ दिलवाएगा। ब्लड वेसल्स ओपन हो गए ना, ज़्यादा इजीली हार्ट को ब्लड जा रहा है। बाकी ब्लड वेसल्स भी डायलेट करेगा, बाकी स्मूथ मसल्स भी डायलेट करेगा और इसका बाद में हम यूज़ देखने वाला है। पर चलो इसका कंसेप्ट देख लेते हैं। ये वाला कंसेप्ट तो आपको पता है ही, है कि नहीं? ये कैल्शियम अंदर आता है, कैलमोड्यूलिन के साथ रिएक्ट करता है, MLCK वगैरह वगैरह, है कि नहीं? ये तो सब हमने देख ही लिया। हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड ग्वानिल साइक्लेज को स्टिम्युलेट करता है। इसका मतलब सेल में साइक्लिक GMP ज़्यादा बनता है। इसका मतलब कैल्शियम चैनल्स भी बंद हो जाएंगे ये वाले, और मायोसिन से फॉस्फेट भी निकल जाएगा, रिलैक्सेशन होगा। सो दो जगह पे काम होने वाला है। प्रॉब्लम यह है कि सारे ब्लड वेसल्स डायलेट करता है, स्पेसिफिक नहीं है। इसकी वजह से थ्रॉबिंग हेडेक होता है काफ़ी लोगों को, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। दूसरा, फ्लशिंग और वीकनेस, पूरा फेस लाल हो जाता है, बॉडी लाल हो जाती है, हार्ट तक खून नहीं जा रहा है तो सर्कुलेट कैसे करेगा ना ब्लड? वीकनेस होने वाला है। इतना कभी कभी कि पेशेंट हैज़ ब्लैकआउट्स, लाइक इट ऑलमोस्ट अपीयर्स एज इफ दारू पिया है ना, वैसा उतना ब्लैकआउट होता है। फिर ये नाइट्रेट हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके मेथ हीमोग्लोबिन क्रिएट कर सकता है। कुछ लोगों को रैशेस आते हैं, कुछ लोग इसको टॉलरेट करने लगते हैं, मतलब इन लोगों को दवाई दो तो इफेक्ट ना हो, और कुछ लोग इसी पर डिपेंड करने लग जाते हैं, मतलब अगर दवाई ना दो तो हार्ट अटैक तुरंत आ जाएगा। दोनों मैकेनिज्म्स पॉसिबल है। ये टॉलरेंस और डिपेंडेंस एक बार टेक्स्ट बुक से देखना है, और अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछना है। अब हार्ट अटैक किसको आता है? बुड्ढों में आता है ना। बुड्ढों को और एक जो प्रॉब्लम हो सकती है वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। काफ़ी सारे बुड्ढे सिल्डेनाफिल, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में वायाग्रा बोलते हैं, वो लेते हैं। अब वायाग्रा भी ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, नाइट्रेट भी ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। अगर तुमने दोनों दे दिए ना साथ में, तो इतने ज़्यादा ब्लड वेसल्स डायलेट होंगे, इतने ज़्यादा ब्लड वेसल्स डायलेट होंगे कि बंदा मर जाएगा। इसके लिए सिल्डेनाफिल और नाइट्रेट्स कभी भी साथ में नहीं लेने हैं, रूल है ये। और ये रूल आपको
पेशेंट को बताना है, बेझिझक, बिना पूछे। पेशेंट आपको नहीं बोलेगा कि मैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले वायग्रा लेता है, आपको प्रिज्यूम करना है कि वो लेता है, बुढ़ा रहेगा तो, और रिकमेंडेशन करना है। इसका रीज़न ये है कि नाइट्रेट जो है वो साइक्लिक जीएमपी को स्टिमुलेट करते, ग्वानिल साइक्लेज को स्टिमुलेट करते हैं। ग्वानिल साइक्लेज को स्टिमुलेट करोगे तो ज़्यादा साइक्लिक जीएमपी बनेगा, बराबर। और सिल्डेनाफिल जो है ना वो साइक्लिक जीएमपी का ब्रेकडाउन घटाता है, तो एक ब्रेकडाउन घटाएगा, एक मेकिंग बढ़ाएगा, तो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा साइक्लिक जीएमपी बनेगा, तो बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर कम होने की संभावना है, बंदा मर भी सकता है। इसको हम अंजाइना, कोई भी कोरोनरी डिसऑर्डर, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में दे सकते हैं। पर कोई हार्ट अटैक वाला पेशेंट आ जाए जिसका बीपी कम हो, या हार्ट रेट नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो, राइट वेंट्रिकुलर इन्फार्क्ट हो, बंदे ने बीटा ब्लॉकर्स लिए हैं या सिल्डेनाफिल लिया है, तो गलती से भी नाइट्रेट्स नहीं देना। ये जो मैंने अभी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बताए ना, इसी को हमारे टेक्स्ट बुक्स में रेड फ्लैग्स करके बोला गया है। तो यू प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दीज पीपल, इनको ना देना। चौथा रीज़न हम इसको यूज़ कर सकते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर एंड हार्ट फेलियर इन जनरल। पांचवा रीज़न, ये स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है। कोई भी स्मूथ मसल हो तो कुछ लोगों को ईसोफेगस में स्पाज्म आ जाता है कि नहीं, तो ये ईसोफेजियल स्पाज्म में दे सकते हैं, तो बिलियरी स्पाज्म में भी दे सकते हैं। वो गॉलस्टोन्स होता है ना लोगों को, तो कभी कभी वो गॉलस्टोन के ऊपर ये बाइल डक्ट इतना ज़ोर से जकड़ लेता है ना कि बहुत पेन होता है, तो उनमें हम दे सकते हैं। ये 6 मेन यूजेस है। सातवां यूज़ इज़ अ सरप्राइज यूज़। कैसे होता है कि हमें ये हिंदी मूवीज़ स्पेशली कुछ भी फालतू बताते हैं, इवन हॉलीवुड मूवीज़ फॉर दैट मैटर, वो ऐसे बताते हैं कि टेररिस्ट पकड़ा गया, फिर उसने साइनाइड खा लिया, और साइनाइड खाते वो तुरंत ऐसे 2 सेकंड में मर गया। ऐसा साइनाइड से कोई मरता नहीं है। साइनाइड का पॉइजनिंग से बचना बहुत सिंपल है। कुछ ऐसा करते हैं हम लोग, पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल में लेके आने का है और उसको ढेर सारा नाइट्रेट देने का। ये नाइट्रेट जो है ना, सोडियम नाइट्राइट, आईवी इंजेक्शन से देते ही उसके बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है ना, वो मेथ हीमोग्लोबिन बन जाएगा। पर तुम बोलोगे अरे मेथ हीमोग्लोबिन तो साइड इफ़ेक्ट है। सुन लो, मेथ हीमोग्लोबिन ना जब ये टिश्यू के पास जाएगा तो वो लिटरली टिश्यू में से साइनाइड को पकड़ पकड़ के खींचेगा और सायनोमेथ हीमोग्लोबिन हो जाएगा। अब ये साइनोमेथ हीमोग्लोबिन ना बनने को थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम दे दो, और उसके बाद यू विल स्टार्ट गिविंग द पेशेंट सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट देते ही सायनोमेथ हीमोग्लोबिन कन्वर्ट हो जाएगा मेथ हीमोग्लोबिन प्लस सोडियम थायोसाइनेट में। और सोडियम थायोसाइनेट ना इजीली एक्सक्रीटेबल है, और मेथ हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में गलती से मेथ हीमोग्लोबिन बनते ही रहता है। हमारा बॉडी मेथ हीमोग्लोबिन को नॉर्मल हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करना जानता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, थिंग्स आर फाइन। बीटा ब्लॉकर्स हमने किसी और चैप्टर में पढ़े हैं, मैं यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपने ANS ऑफ कोर्स ठीक से पढ़ा ही होगा। बीटा ब्लॉकर्स फोर्स और रेट को कम करते हैं, बीपी कम होता है, और इन तीनों रीजंस की वजह से हार्ट के ऊपर का स्ट्रेस कम हो जाता है और हार्ट को कम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अल्फ़ा एक्शन वाला बीटा ब्लॉकर्स नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि अल्फ़ा एक्शन वाला बीटा ब्लॉकर वासो कंस्ट्रिक्शन करवा सकता है। हम प्योर बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करने की कोशिश करेंगे। एंड बीटा ब्लॉकर्स ऐसा इमरजेंसी में लेने वाला ड्रग नहीं है, ये रेगुलर लेने वाला ड्रग है। पर आप पेशेंट को प्लीज़ बोलो कि आपके घर में ना एटलीस्ट थोड़ा स्टॉक बना के रखे। ऐसा लॉकडाउन वगैरह होता है, मेडिकल स्टोर बंद हो जाते हैं, और अगर पेशेंट ने लाइक नीचे जाने का आलस कर दिया तो जैसे ही तुमने दवाई बंद कर दिया हार्ट अटैक आ जाएगा। इसको रिफ्लेक्स मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। तो वो ना हो
इसके लिए पेशेंट को सडन डिसकंटिन्यूएशन ना कराओ। वैसे बीटा ब्लॉकर्स के 3 जनरेशन है। ये वाली स्लाइड मैंने रेगुलर बैच के लिए बनाई थी जो एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं। अगर आपको आपके पीजी एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना है, आप इस स्लाइड को कॉपी कर सकते हो। फिर आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करते हैं, ये क्रोनोट्रोपी और ड्रोमोट्रोपिक एक्शन कम करते हैं हार्ट का, आयोनोट्रोपिक एक्शन कम करते हैं हार्ट का। आपको तो ये पता ही है रेस्टिंग क्या होता है, एक्टिवेटेड क्या होता है, इनएक्टिवेटेड क्या होता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इनएक्टिवेटेड स्टेट को जाके बाइंड करते हैं एंड उसका वापस रेस्टिंग स्टेट में आना डिले करते हैं। कैल्शियम चैनल्स का इनएक्टिवेटेड स्टेट से रेस्टिंग स्टेट में आना डिले होने की वजह से कैल्शियम चैनल उतना फ्रीक्वेंटली खुल नहीं पाता है कि नहीं। अगर मैं आपको बोलूँ, इट्स लाइक मैंने आपको बोला है आपको रन्स लेने हैं, क्रिकेट खेल रहे हो, रन्स ले रहे हो, पिच पे भागना है आपको, ओके। अगर आपके साथ कोई अच्छा दौड़ने वाला है तो आपके अच्छे खासे रन्स बनेंगे। पर अगर मैंने कोई ऐसा बंदा आपके साथ रनिंग के लिए रख दिया जो बंदा बहुत कम भागता है, आप रिस्क लोगे क्या? आपका ओवरऑल रन मेकिंग भी कम हो जाएगा ना। आप कितना भी अच्छा भाग लो, जस्ट बिकॉज एक प्लेयर ठीक से भागता नहीं है, आपकी टीम के रन्स कम होने वाले। वैसे ही है, अगर कैल्शियम चैनल का एक स्टेट डिले हो गया ना, स्लो हो गया, तो ओवरऑल कैल्शियम चैनल स्लो हो जाएगा, कैल्शियम का नंबर कम हो जाएगा, तो हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दोनों कम हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जैसे नाइट्रेनडिपिन नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज करते हैं, और आपको तो पता है ही नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब नाइट्रेट्स वासोडाइलेटर्स है, नाइट्रेट्स एंटी अथेरोस्क्लेरोटिक है, तो ये बोनस फायदा होने वाला है। वेरापामिल बहुत ज़्यादा काम करता है अगर कैल्शियम चैनल्स पहले से ज़्यादा खुल रहे हो। नेफेडिपिन डजेंट केयर खुल रहे हैं नहीं खुल रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, नेफेडिपिन अपना काम करके जाएगा। डिल्टियाज़ेम दोनों के बीच में कहीं तो काम करता है। वेरापामिल एसए नोड को स्लो डाउन करता है, एवी कंडक्शन को स्लो करता है, नेफेडिपिन ऐसा नहीं करता। एंड जो क्लासिफिकेशन बाय हार्ट करने वाले हो आप, उसमें जो डायहाइड्रोपाइरीडीन्स है वो बेटर है वैस्कुलर स्मूथ मसल्स के ऊपर। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करो और ये 3 ड्रग्स के बीच में जो प्रोमिनेंट एक्शन और प्रोमिनेंट साइड इफ़ेक्ट का मैंने टेबल बनाया है वो आप कॉपी कर लो। ये टेबल के वजह से आपके 3 शॉर्ट आंसर्स भी हो रहे हैं और साथ में डिफरेंस बिटवीन अगर किसी ने पूछ लिया तो भी आपको आंसर करने में आसानी होगी। तो प्लीज़ ये टेबल एक बार ठीक से देख लेना। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कहाँ पे यूज़ करोगे? अंजाइना, हाइपरटेंशन, अरिदमियाज, कार्डियोमायोपैथी एंड अदर कॉजेस जैसे प्रीमेच्योर लेबर। सी स्मूथ मसल ही है ना, यूट्रस का मसल मतलब स्मूथ मसल ही है ना, तो यू कैन गिव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इट विल स्लो डाउन द लेबर। कुछ लोगों को लेग क्रैम्प्स होता है रात को, उसके लिए दे सकते हैं। एंड देयर इज अ डिजीज़ कॉल्ड एज रेनॉल्ड्स डिसीज़ जो हम सर्जरी में अगले साल कर ही देंगे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बट उसके लिए भी CCBs दे सकते हैं। नाउ आप बोलोगे सर आपने तो एंटी हाइपरटेंसिव पढ़ाया नहीं। अगर आप एंटी हाइपरटेंसिव वाला चैप्टर देखोगे, एंड मैं यहाँ पे आपके लिए क्लासिफिकेशन खोल रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और आपको ऐसे ना लगे कि कम हो गया, कम पढ़ा दिया। ये है आपके क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। और जैसा आप देख सकते हो डायूरेटिक्स वाले चैप्टर में डायूरेटिक्स मैंने पढ़ाया है। इस सीरीज़ के वीडियो नंबर 1 में मैंने ACE इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर पढ़ाया है। इस वीडियो में मैंने CCBs पढ़ा दिया आपको, वासोडाइलेटर्स मतलब नाइट्रेट्स पढ़ा दिए, नाइट्रोप्रोसाइड नाइट्रेट ही है। और ये जो बाकी के ड्रग्स बचे ये ANS में पड़े हुए हैं।
तो अगर आप मैंने बताए हुए तरीके से जाओगे तो बीपी कंट्रोलर ड्रग्स या एंटी हाइपरटेंसिव में आपको सिर्फ सीसीबीज एक बार ठीक से देख लेने हैं, बाकी आपका पूरा यूनिट इन 3 वीडियोस के साथ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है. Please go through this particular video. If you have any doubts, let me know. I will be more than happy to help you. WhatsApp me after you finish doing this much. Okay? Till the next time, in the next video, I will see you there. Till then, keep studying. Okay? Take care. Bye.